आपने सुना होगा एक साध्वी आकर बोली थी कि अपनी छुरियों में धार लगा के छुरियों को तेज कर ले, लेकिन जब आप ही की एक बेटी यानी हिंदू धर्म की बेटी को 8 किलोमीटर तक गाड़ी के जरिए रौंदा जाता है, घसीटा जाता है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गायब हो जाती हैं, तब शाहरुख खान जैसे लोग आगे आते हैं और डोनेट करने का काम करते हैं। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमण या और भी महिला नेता हैं, किसी उसके घर पे जाकर कोई फंड दिया? बताइए, क्या सदन में खड़ी होकर स्मृति ईरानी, अभी सदन का सेशन शुरू होने वाला है 2 से 4 दिन बाद, देखूंगा क्या सदन में खड़ी होकर स्मृति ईरानी उस बेटी का मुद्दा उठाएंगी? नहीं, क्योंकि दम नहीं है, क्योंकि नाकामयाबी सरकार की है, सरकार के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली की पुलिस आती है, इसलिए स्मृति ईरानी के अंदर बोलने का दम नहीं है। और यही अगर घटना किसी कांग्रेस शासित राज्य में हो जाती, यही घटना अगर कलकत्ता में ममता बनर्जी के राज में हो जाती या किसी और सरकार के राज में हो जाती, या अगर पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर होती, तो अब तक आप भारतीय जनता पार्टी का रोना और धोना देखिए। आपने देखा होगा कि मेयर में कैसे लड़ाई हुई, पहली बार आपने देखा होगा कि कैसे हाथापाई होती है, ऐसे लड़ा भी जाता है। शाहरुख खान जब जाते हैं ना, जब शाहरुख खान ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जाते हैं, कंट्रीज में जाते हैं, तो लोग शाहरुख खान को तो जानते ही जानते हैं। जब लोग पूछते हैं ना कि भाई ये कहां से आया है, तब नाम आता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी मेरे भारत देश का आता है, मेरी कंट्री का आता है, मेरे देश के तिरंगे का आता है। और मैं बड़े गर्व से छाती चौड़ी करके कहता हूं कि शाहरुख खान भी मेरे देश के हैं और अक्षय कुमार भी मेरे देश के। अगर वो देश का नाम रोशन करते हैं तो वो सभी लोग हमारे देश के हैं। अगर वो एंटरटेनमेंट के माध्यम से ही देश के तिरंगे का नाम रोशन करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जब दीपिका पादुकोण को बुलाया गया, तो जब लोग पूछ रहे थे कि भैया ये कहां से हैं, लोग ट्विटर पे लिख रहे थे, तो मैंने बड़े गौरव के साथ लिखा और छाती चौड़ी करके लिखा कि जिस महिला के लिए आप ट्विटर पे कमेंट लिख रहे हैं, ये महिला कहीं और की नहीं, ये मेरे भारत देश की मिट्टी की महिला है। जब इस देश की महिला के लिए, जब कमला हैरिस के लिए लोग लिखते हैं, तब हम बड़ी छाती चौड़ी करके कहते हैं कि ये भारत देश की मूल निवासी रही है। क्या आपको गर्व नहीं होता कि जब हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन होता है, आपको गर्व करना चाहिए कि आपने उस मिट्टी से जन्म लिया, आपने उस धरती से जन्म लिया, जो धरती आपको वसुदेव कुटुंबकम सिखाती है। वसुदेव कुटुंबकम, जानते हैं आपको ये नारा किसने दिया था? पता है आपको किसने दिया था? वसुदेव कुटुंबकम का नारा आज तक इन्हें नहीं पता होगा। ये सारे के सारे लोग क्योंकि भाजपा का इतिहास पढ़ते हैं, अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाते नहीं है। ये वसुदेव कुटुंबकम का नारा देने वाला कोई और नहीं, शहीद आजम भगत सिंह थे। भगत सिंह ने वसुदेव कुटुंबकम, और पूरा देश यही जानता होगा भगत सिंह के बारे में कि भगत सिंह एक गरम दल के नेता थे। जब देश की राजनीति की बात आती है, देश के स्वतंत्रता संग्राम की बात आती है, तो लोग दो ही बात कहते हैं कि दो ही दल के नेता थे, पहले गरम दल, दूसरे नरम दल, यही आती है ना बात। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि गरम दल के सबसे संगीन नेता शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात और कही थी कि बंदूकों से और तलवारों से कभी क्रांति नहीं आ सकती, क्रांति आएगी तो विचारों से, और विचारों की क्रांति सर्वोपरि है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तो ये मुल्क वापस से गुलाम होगा और इस मुल्क की आजादी के लिए कोई भगत सिंह द्वारा नहीं आता। अब बहुत सारे लोगों का इसमें एक सवाल ये भी होता है कि मोहित शर्मा जो मेरे को, जो हमारे से नाराज भी है, मैं उनको अपना भाई मानता हूँ, सब मुल्क में रहते हैं, भाई हैं अपने, भले ही उनको नहीं समझ में आता, उनके दिमाग में गोबर भर गया। गोबर बहुत बेहतरीन चीज है। गोबर अगर भैया खेत में पड़ता है तो खाद का काम करता है, गोबर चूल्हे में पड़ता है ईंधन का काम करता है, दिमाग में पड़ता है तो अंधभक्त बनाने का काम करता है। तो क्या कर सकते हैं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन गोबर को उनके दिमाग से निकाला जाए। तो वो सवाल मेरे से ये करते हैं, कहते हैं कि मोहित शर्मा अपनी बहन के साथ जाएगा फिल्म देखने। मैं पूछता हूं कि जब मनोज तिवारी का गाना आया था तो आप अपनी बहन के साथ देखने गए थे? जब अक्षय कुमार की फिल्म आई थी तो अपनी बहन के साथ देखने गए थे? जब कबीर सिंह जैसी फिल्म आई थी तो आप अपनी बहन या अपनी मम्मी के साथ देखने गए थे? जरा बताइए ना। जब हेट स्टोरी जैसी फिल्म आती है तो आप अपनी बहन के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी चाची या ताई के साथ देखने गए थे? जरा दीजिए सवाल का जवाब। तो ये सब एक बेतुका बयान है। फिल्में आती है एंटरटेनमेंट के लिए, मूवीज आती है एंटरटेनमेंट के लिए, सॉन्ग्स आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के नजरिए मोहित शर्मा जा रहे हैं, अगर चले जाएंगे तो कोई आपत्ति है क्या? रही होती है उस समय देश के नौजवानों का और देश के यंगस्टर का दिमाग भटकाने का प्रयास किया जाता है। और तोड़-फोड़ कर रहे हैं मोहित जी। तोड़फोड़ करके क्या पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है? हाँ। तोड़फोड़ करके क्या चाइना का नुकसान हो रहा है? नहीं, तोड़फोड़ करने से भारत देश की संपत्ति का ही नुकसान हो रहा है। और वो भारत देश की संपत्ति तब बनती है जब आप और हम टैक्स देते हैं। तो आप किसी और का नहीं, सिर्फ केवल और केवल अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नहीं, लेकिन तो जो अगर विरोध जो कर रहे हैं उनका भी तो लॉजिक है मोहित जी, जिस तरह आप समझा रहे हैं तमाम मुद्दों को, भगत सिंह की चर्चा आपने की, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो भी तो कह रहे हैं कि हम आस्था से इस ड्रेस को पहनते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, कल इनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंची जब तिरंगा जो है वो जमीन पर बना दिया गया था? आपने देखा नहीं था? मध्य प्रदेश में जब तिरंगा बनाया गया है, वो तिरंगा जो है लोग उस पे से निकल भी रहे थे। तो ये शर्मनाक बात नहीं है? तिरंगे में तो केसरिया कलर भी होता है। लेकिन मोदी जी इस विरोध जो है मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, एक बात लोगों को समझनी चाहिए। और जो चमन छाप, दलाली छाप पत्रकार वहां पहुंच रहे हैं और जो सरकारी हिंदू पहुंच रहे हैं, सरकारी हिंदुओं जरा समझो, अपने दिमाग को खोलो भैया। अपने इस दिमाग के अंदर कुछ जरा सा बुद्धि अगर बची है तो सोच के देखो, और अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाओ। आरएसएस में मत भेजो, वो अपने बच्चों के हाथ में लाठी और डंडे नहीं, अपने बच्चों के हाथ में कलम और किताब दो। क्योंकि याद होगा जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, आपको याद होगा जलियांवाला बाग जब जनरल डायर ने कराया था, उसके बाद में 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन देश के हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर सड़कों पर उतरे थे।
जिससे जनरल डायर जो है वो डर गया था, क्योंकि जनरल डायर को सिर्फ डर ही इस बात से लगता था कि इस देश का अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो गया तो हम लोग तो इस देश से मुट्ठी भर से। कौन है आज के टाइम में, कौन है मैं आपको सर, मैं अंग्रेज इसीलिए चले गए। सुन तो लीजिए, मैं आपको हाँ। बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए, हाँ। इसीलिए बताना चाह रहा हूँ। आपको नहीं पता होगा इतिहास, अभी पूछ लिया ना आपको, हाँ। तो ये माइक लेके खड़े रह जाएंगे। अच्छा बताइए, आप ही माइक लेके खड़े रह जाएंगे, इतिहास बता देंगे। बताइए मैं क्या 2014 बोल के रहा हूँ बाद सर, आप बता देंगे। नहीं, जो नहीं कहानी बता बता रहे थे मैं क्या बताइए बताऊं? ना। बताने दीजिए ना, हाँ, ठीक इसीलिए है। कहता हूँ बीच में इंटरप्ट मत ठीक है, करिए। ठीक है। तो 9 अप्रैल को यानी रामनवमी के दिन, रामनवमी आपको पता है हिंदुओं का कितनी बड़ी आस्था का दिन होता है, उस दिन अकेले हिंदू सड़कों पर नहीं, साथ में मुसलमान भी साथ में उतर रहे थे, जिसको देख के जनरल डायर जो है वो डर गया था। और जनरल डायर सिर्फ इसी चीज से डरता था कि अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए तो अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे, हम तो इतने सारे थे, फिर भी हम लोग कैसे गुलाम हो गए। तो जो जनरल डायर है उसने क्या काम किया, उन्होंने जो देश की जो हिंदू मुसलमान है उनको मरवा दिया था। आपको याद होगा जब रामनवमी के दिन जब ये लोग सड़कों पे उतरे थे, उसके बाद जलियांवाला बाग